क्लास 11th चैप्टर 1 में पढ़ा रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस संविधान वाला चैप्टर है आपका, ठीक है। जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन में समझाऊंगी MCQ वाला। तो भारत की जो सरकार है, यानी कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए संविधान में कोई तरीका बताओ। यानी जब हमारा संविधान बना तो उसके अंदर सरकार की जो शक्तियाँ हैं उसको सीमित करना, यानी कि सरकार अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग ना करे, गलत फ़ायदा ना उठाए, उसके लिए संविधान में क्या तरीका दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नागरिकों को क्या मिले, मौलिक अधिकार मिले, ठीक है। तो जब एक समाज में लोगों को मौलिक अधिकार मिल जाएगा और मौलिक अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से रख दिया जाएगा तो क्या होगा, सरकार की शक्ति जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, वो लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर पाएगी। दूसरा, मौलिक अधिकार का कोई भी सरकार कभी भी उल्लंघन ना कर पाए, तभी जाके क्या हो सकता है, सरकार की सीमित जो है शक्तियाँ जो हैं वो सीमित हो जाएंगी, ठीक है। पहला क्या, मौलिक अधिकार प्रबंध हो, और दूसरा मौलिक अधिकार को कोई भी सरकार उल्लंघन ना कर सके। अब है क्वेश्चन नंबर 6। सरकार को सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए संविधान में किस मूल सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी कि सरकार के साथ जितनी भी संस्थाएं हैं उसको सही ढंग से काम करे, वो किसी के साथ दुरुपयोग ना करे, लोगों के अधिकारों का हनन ना करे, उसके लिए हमारे संविधान ने कौन से मूल सिद्धांत रखे हैं। तो सबसे पहले सरकार जो हो वो किसके अकॉर्डिंग आए, लोकतांत्रिक रूप में हो, ठीक है। जब लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाएगी तो वो सरकार के फ़ायदे के लिए जनता के फ़ायदे के लिए कार्य करेगी। जन कल्याण के लिए जवाबदेह हो, यानी कि जो भी सरकार यानी कि देखो, जो भी जनता सरकार चुनेगी वो जनता के प्रति क्या होगी, जवाबदेह होगी। यानी कि उसने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, उसके बारे में वो जनता को बताएगी। 7वां क्वेश्चन है मूल या बुनियादी नियमों के बारे में लोगों में विश्वास कैसे पैदा करें। और या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, मूल हो या बुनियादी नियम के बारे में जो लोग हैं उनको इस नियम पर विश्वास दिलाने के लिए संविधान ऐसा क्या कार्य करे, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बुनियादी नियमों को लेकर। तो आपको क्या लिखना है, जो सबसे पहले जो मूल नियम का मतलब क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो जो मूल नियम है उसको न्यायालय द्वारा लागू किया जाना चाहिए जिससे लोगों को विश्वास हो सके। यानी तो जो हमारा मूल नियम है उसको सबसे पहले जो हमारा कोर्ट है वो लागू करे, और जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा या इस नियम को तोड़ेगा तो कोर्ट जो है क्या देगी, उसे दंड करेगी, ठीक है। तभी तो विश्वास बना रहेगा। अगर कोई कानून बन गया और उस कानून को समाज में लागू भी कर दिया मगर लोग उसको क्या कर रहे हैं, ना तो उसे फॉलो कर रहे हैं और ना ही उसको तोड़ने पे दंड दिया जा रहा है, तो क्या होगा, उस पर सरकार उस पर जनता जो है वो विश्वास ही नहीं करेगी उस नियम पे, ठीक है। ठीक है, तो मूल नियमों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, जो नियम है उसे लागू किया जाता है जिससे लोगों को विश्वास हो जाता है तथा लोगों द्वारा उन नियमों को पालन किया जाता है और नियम तोड़ने पर दंड मिलता है। नियम व कानून बनाकर तथा उनका पालन सबके द्वारा कराने से भी क्या होता है कि लोगों को बुनियादी नियमों पर विश्वास हो जाता है और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। एक समाज में रहने के लिए बुनियादी नियमों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बुनियादी नियम नहीं होंगे तो लोगों को क्या होगा, जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमज़ोर लोगों का शोषण करेंगे और कमज़ोर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए कमज़ोर लोगों को समाज में जो कानून बना है उस पर विश्वास हो, उसके लिए मूल नियमों को न्यायालय द्वारा लागू करवाना आवश्यक है। तो अनुच्छेद 371 ए क्या है,
तो जो भारत का पूर्व उत्तर का राज्य नागालैंड है उसको 371 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, फिर है भारत और अमेरिका के संवाद में अंतर बताओ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे राज्य हैं। ठीक है, इसलिए जब भारत का संविधान बना, मैं यहाँ समझा देती हूँ। तो जब भारत का संविधान बना था तो भारत संविधान निर्माताओं ने शक्तियों का विभाजन कर दिया था कि केंद्र के पास क्या शक्ति रहेंगी और राज्यों के पास क्या शक्ति रहेंगी, और जिसके द्वारा भारत के अंदर जो शक्ति है उसको लेकर लड़ाई ना हो, सरकार जो है आपस में झगड़ा ना करे, हिंसा ना हो, इसके लिए भारत में केंद्र और राज्य के स्तर पर शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। मगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सारा डिसीजन लेने का हक जो है सिर्फ केंद्र के पास ही होता है। ठीक है, तो वही है असमतोल संघवाद है और अमेरिका का समतोल संघवाद है। और भारत के अंदर कुछ राज्यों को विशेष अधिकार का दर्जा दिया गया था, जैसे जम्मू कश्मीर के पास था, बट जम्मू कश्मीर के पास से 370 जो है हटा दी गई है। नागालैंड के पास अभी भी है, मणिपुर हो गया। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जिनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि किस संविधान को ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान का प्रतीक माना जाता है। यह क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि किस संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। तो याद रखना है कि जापान, ठीक है, जापान एक ऐसा देश है जिसका संविधान जो है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। जापान के संविधान को शांति का संविधान भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या घोषित करती है, यानी कि जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को क्या घोषित करती है, क्या बनाती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एकता, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य घोषित करती है। संविधान की परिभाषा लिखो। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा, तो आपको लिखना है, या एमसीक्यू में अगर कुछ पूछा जाता है तो। संविधान उन नियमों का समूह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियों, शासितों के अधिकार और दोनों के आपसी संबंध स्थापित किए जाते हैं। संविधान उन नियम, यानी संविधान जो है वो नियम है जिसके द्वारा सरकार की शक्तियों जो है वो लिमिट कर दी जाती है। जो समाज में शासन कर रहा है उसके कुछ अधिकार होते हैं, और ताकि वो समाज का कल्याण कर सके। ठीक है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कानून व्यवस्था लिखी होती है जिसके द्वारा एक समाज चलता है। यानी संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिनमें कानून व्यवस्था लिखी होती है और जिसके द्वारा एक समाज चलता है। समाज को उस नियम कानून को फॉलो करना होता है, और संविधान जो है वो एक सर्वोच्च कानून होता है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च कानून कौन सा होता है, तो संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। इसके अनुसार शासन व्यवस्था चलती है, जनता समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो। इन समाज में अशांति को ख़त्म करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, ताकि समाज में सभी मिलकर रह सके। संविधान जिस समाज में होता है वहाँ शांति बनी रहती है, समानता मिलती है और समाज का कल्याण होता है। जहाँ पे संविधान नहीं होता है वहाँ पर हमेशा कलेश, लड़ाई, अशांति, गृह युद्ध, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि कोई ना कोई अपना अधिकार जताता है। और जैसे कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका है, एक मिनट, जैसे कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका ने आज़ाद होते ही क्या बनाया था, लोकतंत्र स्थापित कर दिया था। मगर यहाँ पर आज हमें क्या देखने को मिलता है कि सारे अधिकार जो हैं सिर्फ और सिर्फ सिंघली के पास हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो तमिल हैं उनके अधिकारों का शोषण हो रहा है। तो संविधान बन जाने से कुछ नहीं होता। संविधान में जो लिखे हुए कानून व्यवस्था है उसको न्यायपालिका द्वारा समाज में कैसे लागू किया जा रहा है, समाज में किस तरीके की जो
किसी एक का अधिकार है, किसी एक का प्रभुत्व है और वो दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो क्या होगा, वो संविधान जो है वो कमज़ोर संविधान होगा। ठीक है, तो याद रखना कि अगर संविधान मजबूत और या फिर संविधान जिस समाज में नहीं होगा, वहाँ पर कोई भी किसी के अधिकारों का हनन कर सकता है, कोई भी यहाँ पर शासन व्यवस्था चला सकता है, और या संविधान अगर कमज़ोर होता है तो यहाँ पे शोषण होने के चांसेस ज़्यादा है। अब है 13वां क्वेश्चन, एक हरी नागरिकता का क्या अर्थ है। एक हरी यानी एक, ठीक है। एक हरी नागरिकता का अर्थ है किसी राज्य में व्यक्ति को सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त हो, यानी कि कोई ऐसा समाज जहाँ पर आप रहते हो तो सिर्फ आप उसी समाज के नागरिक कहलाते हो। और संघात्मक का मतलब होता है कि एक देश है जिसके बहुत सारे राज्य हैं। शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए भारत एक संघवाद देश है, ठीक है, मगर यहाँ पर एकल नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे कि एग्जाम्पल याद रखना, एकल नागरिकता भारत में है। एकल नागरिकता का मतलब है कि जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत का बहुत सारे राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, और भी अन्य स्टेट हैं यहाँ पे, ठीक है, कर्नाटक हो गया, मुंबई हो गया एंड गुजरात हो गया, तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। तो बट हम लोग क्या कहलाते हैं, हम भारतीय कहलाते हैं, हम इंडियन कहलाते हैं। हमें नागरिकता किसकी मिली है, भारतीय की मिली है। कोई ये थोड़ी ना कहता है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो तो आप कहीं पर भी जाते हो तो कोई ये थोड़ी ना कहता है कि आप कहाँ के हो, यूपी से। अगर आप अमेरिका जाते हो या स्विट्ज़रलैंड जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आप ये थोड़ी ना बताते हो कि मेरी जो नागरिकता है वो यूपी की है, नहीं बताते ना। तो बस यही कहलाती है आपकी एकल नागरिकता, कि आप किसी भी राज्य के हो बट आप क्या कहलाओगे, उस समाज के कहलाओगे, उस देश के कहलाओगे। मगर जो दोहरी नागरिकता होती है वो क्या होती है, राज्य की तरफ से भी प्राप्त होती है और केंद्र की तरफ से भी प्राप्त होती है। यानी कि कोई मान के चलिए अमेरिका में कोई रहता है और अमेरिका में कोई राज्य है, उसका नाम है ए, तो वो ए राज्य का भी नागरिक कहलाएगा और अमेरिका का भी नागरिक कहलाएगा। ये होती है दोहरी नागरिकता, ठीक है। तो दोहरी नागरिकता वाले राज्य अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड वाले कंट्री है जहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है, यानी कि राज्य की तरफ से भी उन्हें नागरिकता प्राप्त होती है और केंद्र की तरफ से भी नागरिकता प्राप्त होती है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। भारतीय संविधान की 2 विशेषता बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है और विश्व का सबसे विशाल संविधान माना जाता है। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर जैसे कि मौलिक अधिकार यहाँ पर हैं कि कितने भी सरकारें आ जाएं, वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन या मौलिक अधिकार में बदलाव नहीं कर सकती। और लचीला ये है कि अगर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और कानून को थोड़ा और मजबूत बनाना पड़ेगा या उस कानून को हटाकर नया कानून संशोधन करके हम कानून बना सकते हैं, ठीक है, और उस कानून को बदल सकते हैं। संविधान का पहला कार्य क्या है? तो संविधान का पहला कार्य है बुनियादी नियमों का समूह बनाना। बुनियादी नियम का मतलब होता है, तो संविधान का पहला कार्य है कि संविधान में ऐसे कानून व्यवस्था हो या कानून व्यवस्था ऐसे बनाए जाएं जिससे समाज में रहने वाला हर व्यक्ति आराम से बिना भेदभाव के अपना जीवन जी सके, ठीक है ना। तो संविधान का पहला कार्य यही होता है कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति बिना भेदभाव के जी सके, ठीक है। बुनियादी नियमों का समूह हो जहाँ पर रहने वाला समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन नियमों को फॉलो करें, नियमों पर चलें, और कोई अगर नियम को तोड़ता हो तो उसे दंड दिया जाए, ठीक है ना। तो संविधान का पहला कार्य यही है। समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम
समन्वय और विश्वास बना रहे, यानी समाज में रहने वाले सभी लोगों को एक दूसरे पे विश्वास हो और समाज में मिलकर विकास करें, ये होता है संविधान का पहला कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो याद रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और इसको 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर स्वतंत्रता, समानता और अधिकार को रखा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ और इसमें कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें 299 सदस्य थे। हो सकता है ये MCQ में क्वेश्चंस आ जाएं आपको या ऑप्शन दिए जाएंगे, तो याद रखना पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें 299 सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण, जब संविधान बन रहा था उस समय 355 अनुच्छेद, ठीक है, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज यानी कि अभी, ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 यानी कि 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 22 कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो कठोर संविधान जो होता है वो आसानी से, उसमें आप आसानी से संशोधन यानी कि परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है। और लचीला में क्या होता है कि आप आसानी से उसमें संशोधन कर सकते हो। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा सदस्य कितने थे। यानी कि 14 अगस्त को जब भारत अलग हो गया था, भारत का बंटवारा हो चुका था। ठीक है। भारत 2 मुल्कों में विभाजित हो चुका था, यानी कि भारत जो है 1947 में पूरा भारत था। ठीक है। आज़ादी के बाद ये 2 पार्ट में बट गया, एक बना हिंदुस्तान और एक बना पाकिस्तान। ठीक है। तो जब भारत का विभाजन हो गया उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ MCQ करवाए हैं आपके, जो फर्स्ट चैप्टर से आ सकते हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपको अपना आंसर याद करना है और आगे जो 4 नंबर के हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, वो मैं आगे वाली वीडियो में बना दूँगी।